ट्रेडर जो है, जो ऑलरेडी एक ट्रेडर है, वो बहुत जल्दी इस मार्केट को एक्सप्लोर कर लेता है। सो अभी टाइम है क्रिप्टो करेंसीज का, इंडिया में भी वो टाइम शुरू हो चुका है। And what is this blockchain technology? ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जो कि लिटरली इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। यश, लोगों में एक धारणा है कि ये जितना भी क्रिप्टो करेंसी है और ये पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। जो हम लोगों को कॉइन बेच रहा है वो कौन लोग हैं? देखो, ये ना मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल है अगर हम समझना चाहें। शेयर जब आप तो यश, आप 3 ऑल्ट कॉइन सजेस्ट करिए जो हमारी ऑडियंस को फ्यूचर में बेनिफिट कर। नंबर 1 इज, सेकंड इज ऑब्वियसली, बट अगर किसी को इतने बड़े कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना, देयर इज वन कॉइन। तो आपके हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना इज मोर इजी देन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी जो है वो कम है, क्रिप्टो में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यश, ये यूएसडीटी बैन हो गया, ये क्या है? मतलब अब क्या क्रिप्टो मार्केट खत्म ही हो जाएगा या यूएसडीटी खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? यूरोप में यूएसडीटी बैन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट्स को, एंड यू कैन सी स्पेशली कि उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। अभी मार्केट जो गिर रही है वो फंडामेंटली मार्केट्स नीचे गिर रही है, जहाँ पे अभी हम शूट कर रहे हैं जनवरी 14 आज डेट है। तो एज ऑफ टुडे जो भी मार्केट्स में फॉल आ रहा है वो कोई भी फॉल यूएसडीटी की वजह से नहीं है। 2016-17 से पहले यूएसडीटी या ऐसा कोई स्टेबल कॉइन एग्जिस्ट नहीं करते थे। उससे पहले भी क्रिप्टो मार्केट्स ग्रो कर रही थी, चल रही थी, एंड नहीं, आज तो अगर यूएसडीटी नहीं था तो लोग बिटकॉइन, अगर किसी को खरीदना होता था तो तो बिटकॉइन कैसे? आप किसी और करेंसी से खरीद सकते हो। आप डायरेक्ट फिएट करेंसी से खरीद सकते थे, जैसे आज भी अच्छा। आप खरीद सकते हो। आप जो इंडिया में अगर हम बिटकॉइन खरीदते हैं तो हम आईएनआर से भी खरीद सकते हैं ना डायरेक्ट। हमें जी ज़रूरी जी तो नहीं जी। है कि हमें यूएसडीटी बाय करना है तभी हम बिटकॉइन खरीद पाएंगे। वो ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्ट आईएनआर से बिटकॉइन बाय कर सकते हो, डायरेक्ट डॉलर से बिटकॉइन बाय कर सकते हो, पाउंड से कर सकते हो, यूरो से कर सकते हो, तो किसी भी करेंसी से कर सकते हो। इथेरियम से बिटकॉइन बाय कर सकते हो। आपके पास इथेरियम पड़े हैं, आप उससे बिटकॉइन बाय कर लोगे। जब हम सिंबल का मतलब क्या होता है, यूएसडी आईएनआर का मतलब क्या है कि आपने डॉलर आईएनआर से खरीदा। तो इस वजह से यूएसडी प्राइमरी करेंसी होती है, आईएनआर सेकेंडरी करेंसी होती है। मतलब प्राइमरी करेंसी इज व्हाट यू बाय, सेकेंडरी करेंसी इज व्हाट यू पे टू बाय द प्राइमरी करेंसी। तो अगर आप बिटकॉइन, मैं बोल रहा हूँ बीटीसी यूएसडी, तो मतलब एक बीटीसी, एंड यूएसडी इज व्हाट आई एम पेइंग टू बाय बिटकॉइन। अगर मैं बोल दूंगा बीटीसी ईथ, तो मतलब इथेरियम इज व्हाट आई एम पेइंग टू बाय बिटकॉइन। तो आप कैसे भी खरीद सकते हो। आज के दिन पे भी और भी स्टेबल करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, यूएसडीसी एग्जिस्ट करती है। अगर यूएसडीटी रातों रात गायब हो जाता तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता क्रिप्टो मार्केट्स को। रातों रात गायब होने का मतलब है कि आज चल रहा है, हमारे अकाउंट में पड़े हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, रातों रात उड़ गया। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है कि यूरोप में बैन हो रहा है, उन्होंने एक डेट दी है। उससे पहले जिसको लिक्विडेट करना है, जिसको कुछ चेंज करना है, किसी और करेंसी में ट्रांसफ़र करना है, वो कर सकता है। जैसे आज इंडिया में अभी 2 दिन पहले बाइबिट जो है वो चला गया यहाँ से, उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए। तो जब उन्होंने ऑपरेशंस बंद करे, उन्होंने उससे 5 दिन पहले नोटिफिकेशन दी है हम 12 जनवरी को अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आएगा। तो अगर ये यूएसडीटी बैन हो रहा है तो और इसकी जगह अब जैसे सुनने में आ रहा है एक नया कॉइन आ गया है यूएसडीसी, जिसको कि यूएसडी सर्कल कहते हैं। नया नहीं है, पुराना ही है। यूएसडीसी, यूएसडीटी, ये सारे पुराने ही तो कॉइन्स अब हैं। क्या थोड़े टाइम बाद यूरोप के लिए एक नया पेयर बन जाएगा, बिटकॉइन यूएसडीटी की जगह बिटकॉइन यूएसडीसी? वो पेयर पहले भी एग्जिस्ट करता था, अच्छा, अब उसमें पहले भी वॉल्यूम्स जो हैं वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। जैसे बढ़ यूएस जाएंगे। में, कनाडा में ऑलरेडी लोग ज़्यादातर यूएसडीसी को यूज़ करते थे। जो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया वगैरह में ज़्यादा लोग यूएसडीटी को ट्रेड करते हैं। बट बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी यूएसडीसी ही ज़्यादा चलता था, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट को इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। एक न्यूज़ आई, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी भी नहीं। इसका कोई मार्केट में मेजर इम्पैक्ट रहा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप टॉक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर यश गुप्ता। यश गुप्ता पिछले 10-12 सालों से क्रिप्टो के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत प्रॉफिटेबल खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छा धन अर्जन भी किया है क्रिप्टोज़ में। आज इनसे समझेंगे कुछ इनसाइट्स ऑफ क्रिप्टो, किस तरीके से क्रिप्टो में पैसा बनाया जा सकता है, किस तरीके से क्रिप्टो में आप लोग अपनी एफिशिएंसीज़ को बढ़ा सकते हैं, कॉइन में क्या करें जो आपको टैक्स सेविंग भी कुछ हो जाए।
दोस्तों मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टैक्स सेविंग, टैक्स की चोरी नहीं। लीगली हम टैक्स सेव करते हैं, वो कानून हमसे कहता है कि आप ये मेजर्स को अडॉप्ट करें, आप टैक्स बचा सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे टैक्स सेविंग की और कुछ ऐसा जो आपको और मुझे शायद नहीं पता है, समझेंगे यश से कि कैसे क्रिप्टो में अपनी जर्नी को शुरू करें और जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो की जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, वो कैसे इसे एफिशिएंट बनाएं। तो स्वागत है यश जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू जी। और पहले वाला जो हमने पॉडकास्ट किया था उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ रहे हाँ। और लोगों ने बहुत उसे प्रोत्साहन दिया, बहुत सराहा। तो हमने फिर आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा आइए। तो समझते हैं कुछ और बारीकियाँ क्रिप्टो की आज आपसे। जी। हेलो यश जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड। आप कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको पार्ट 2 करके? अच्छा लग रहा है। पहले वाले का रिस्पॉन्स जो पॉडकास्ट का था वो काफ़ी अच्छा रहा। मेरे को भी लोगों ने उसके बाद काफ़ी मैसेज करे क्वेश्चंस को लेके, तो इस वजह से मैं खुद चाहता था कि हम एक और पॉडकास्ट इस तरीके से करें, थोड़ा सा और एक अदर साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया में अब फाइनली वो ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, वो अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है फॉर क्रिप्टो करेंसीज। मतलब मैं जब दीपक सर से फर्स्ट टाइम मिला था आज से बहुत टाइम पहले, तो आप भी उस टाइम पे फुल टाइम इक्विटी ट्रेडिंग यस। करते थे, बट आपने भी उसके बाद इस मार्केट को एक्सप्लोर करा। एक ट्रेडर जो है, जो ऑलरेडी एक ट्रेडर है, वो बहुत जल्दी इस मार्केट को एक्सप्लोर कर लेता है। सो अभी टाइम है क्रिप्टो करेंसीज का, इंडिया में भी वो टाइम शुरू हो चुका है। तो मेरा तो यश देखो क्रिप्टो में आने का एक और रीज़न है कि जिस वक्त मैं आपसे मिला था उस वक्त इंडिया में लीगल नहीं था, हम्म। FIU कंप्लायंट एक्सचेंज नहीं थे। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो इंडिया में लीगल ना हो। और किसी को हम कोई एडवाइस करें या किसी को कुछ सलाह दें तो एटलीस्ट वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। देखो, क्रिप्टो करेंसीज ना इंडिया में कभी भी इलीगल हुआ नहीं। वो ना एक र्यूमर है मतलब बहुत कुछ ज़्यादा समझ उसके। का जैसे हाँ, लोगों का फर्क था। कुछ वो र्यूमर है उसके अराउंड, क्योंकि अब फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स इलीगल है, आप नहीं कर सकते ट्रेड। क्रिप्टो ट्रेडिंग कभी भी इलीगल नहीं हुई। एक इलीगल होना और लीगल होने में फ़र्क है, बस वो उसके बीच में होता है कि एक्चुअली उसमें जो ये कॉइन ट्रांसफर और ये जो हम्म USDT ट्रांसफर और ये सब जो है। ये सारी चीज़ें, मगर ये है कि हाँ, क्रिप्टो करेंसीज इज ऑलवेज हमेशा से ही एक सोर्स रहा है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यस। ये सारी एक्टिविटीज़ का। तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं इनिशियली उसमें फियर करते थे, एंड पीपल लाइक यू जो कि ऑलरेडी एक मार्केट में सेटल्ड हैं, सो ऑब्वियसली वो सोचते थे कि ऐसे पंगे में क्यों पड़ना है। बट अब वो चीज़ें थोड़ा सा रिफाइन हो गई हैं, नॉलेज थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से भी अब क्लियर है, तो वो सारी चीज़ें अब लोगों को समझ आती जा रही है। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो अब इसको सपोर्ट कर रही है, डोनाल्ड ट्रम्प इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट कर रहा है तो मतलब नेक्स्ट 4 साल का तो मेरे को पता चल गया कि फ्यूचर क्लियर है। अगर अब मैं ऑनेस्टली कोई फंडामेंटल समझना चाहूँ भी या नहीं भी चाहूँ, तो मगर मेरे को ये पता है कि नेक्स्ट 4 साल का तो मेरा रोड मैप क्लियर है, क्योंकि अब वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री, उसका सबसे बड़ा लीडर, वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा लीडर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो चीज़ें क्लियर है। तो अब इस वजह से जो अवेयरनेस है ना, ऑल ओवर द कंट्री, इंडिया के अंदर भी वो बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है यंगस्टर्स में, तो वो कहीं ना कहीं अब इस मार्केट को एक्सप्लोर अब करना चाह रहे हैं। तो यस, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी अपनी तरफ से एजुकेशन देनी चाहिए। इस मार्केट का बढ़ने का एक और भी कारण है यश जो मेरी समझ में आया है। देखिए जब हम स्टॉक मार्केट करते हैं तो वो सुबह हम्म। 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक जी। होती है। जनरली यूथ है या जो लोग हैं या जो भी इसमें ट्रेड करने वाले लोग हैं, जी। वो सब उस वक्त नौकरी या अपना काम या फैक्ट्री या जो भी कुछ कर रहे होते हैं, सुबह सुबह के टाइम में लोग काम ही कर रहे होते हैं। हम्म। लेकिन इसमें क्या है कि क्योंकि ये US से ज़्यादा वो है इंक्लाइन जी। और US ही चला रहा है मेनली, सारे जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं वो सब US के ही हैं। तो क्या है इसमें मूवमेंट, जो मेजर मूवमेंट्स आती हैं वो 7 बजे से 11 बजे तक ही आती हैं शाम को। तो तब तक लोग हमारे यहाँ नौकरी करके सब अपना कर करा के बिजनेस करके जो भी घर आ उनका जाते हैं। काम धंधा है वो करके घर आ जाते हैं। और ये मार्केट 24 घंटे चलती है, तो इसलिए लोगों का इंक्लिनेशन इस पे बढ़ता जा रहा है। राइट।
तो यश, जैसे आपने कहा कि आप 10-12 साल से आप इसी हम्म। ट्रेड में हैं। तो अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि लोग जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, आर दे शिफ्टिंग फ्रॉम स्टॉक्स टू क्रिप्टो? सी, इंस्टीट्यूशंस तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के लिए जो उनका पैसा होता है ना, वो उनका एक बंदे का नहीं होता। वो अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो शेयर होल्डर्स का भी पैसा है, उनका खुद का ही पैसा है, अलग अलग पोजीशंस पे लोगों का पैसा है। इंडिविजुअल्स की अगर आप बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट अब स्टॉक से लेके क्रिप्टो पे आ रहा है। सबसे पहला रीज़न जो अभी दीपक सर ने बोला कि जो स्टॉक मार्केट का टाइम है ना वो लिमिटेड है, वो पहले भी लिमिटेड ही था। क्रिप्टो का पहले भी टाइम 24 घंटे ही था, बट उसकी अवेयरनेस नहीं थी, और जब वो अवेयरनेस अब मार्केट में आ रही है तो इस वजह से लोगों का जो वो इंक्लाइन है वो शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, जो मार्केट में इस टाइम पे मेन इन्वेस्टर है ना, जो मार्केट में मेन वॉल्यूम्स लेके आता है, अब वो बंदे नहीं है जो फुल टाइम ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हैं। सबसे बड़ी मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में, कि हर कोई बंदा उतर के वो चाहता है कि मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम ही परस्यू करूं। ट्रेडिंग फुल टाइम परस्यू करना ज़रूरी नहीं है कि आप करो। मैक्सिमम लोग जिनसे मैं आज मिलता हूँ, और जो हम पर्सनली खुद भी, आप जैसे आप भी हो, आप और भी काम करते हो साथ में, मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ साथ में, जो लोग कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं, वो साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके पास फंड्स है इस मार्केट में लगाने के लिए, वो इस मार्केट को एंटर कर रहे हैं, तो वो इस मार्केट में पैसा भी कमा पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डे वन से फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस जाएं, ना तो उनको शेयर मार्केट की नॉलेज है, ना उनको क्रिप्टो मार्केट, किसी मार्केट की नॉलेज नहीं है। बट जिसको नॉलेज है वो अब कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से क्रिप्टो में शिफ्ट ले रहा है। एक तो शेयर मार्केट में अब जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब मैं शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता एज ऑफ टुडे, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 सालों में शेयर मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना के बराबर करी है, पीछे करी थी, बट मैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ। मेरे को जो चीज़ समझ आती है कि वहाँ पर कई चीज़ें एंटर होती हैं, आती हैं, जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करे जा रही हैं, और क्रिप्टो मार्केट वही कहीं ना कहीं लोगों को उन्हीं चीज़ों में फ्रीडम देती है। वो अपने पैसे को आप कैसे यूज़ कर सकते हो इफेक्टिवली, उसको फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड करती है। स्टॉक मार्केट की जो टाइम लिमिटेशन है ना, ये सिर्फ फंडामेंटली चीज़ों को नहीं बदलती, टेक्निकली भी चीज़ों को बदल देती है। जब मार्केट, स्टॉक मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है, तो उसका एक क्लोजिंग प्राइस होता है। ठीक है, जनरली लोगों को ये भी नहीं पता कि क्लोजिंग प्राइस कैसे डिफाइन होता है। जो लास्ट आधे घंटे के लास्ट ट्रेडेड एग्जैक्टली। एलटीपीज हैं, उनका एवरेज प्राइस इज अ क्लोजिंग प्राइस। अब जब मार्केट क्लोज होगी 3:30 बजे और अगले दिन 9:15 बजे ओपन होगी, 100 रुपये पे एक शेयर क्लोज हुआ, 9:15 बजे ओपन हुआ 101 रुपये पे, तो वो 1% ऊपर है। अब पूरे दिन में मार्केट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, शाम को, रात को कोई न्यूज़ इवेंट है जो मार्केट को पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, रात को कोई न्यूज़ आई, नेगेटिव न्यूज़, आपका बाई ट्रेड चल रहा था। ठीक है, टेक्निकली मार्केट वॉज करेक्ट, कोई बहुत अच्छा आपने देखा, टेक्निकली मेरा पैटर्न एक अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, आपने बाई ट्रेड लिया। शाम को कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, वो सुबह गैप डाउन ओपनिंग दे दी। जो गोल्ड है वो इतना बड़ा कैसे बना, फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी कैसे बनी? आप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते, बट इंडिया के बाहर जो लोग ट्रेड करते हैं, वर्ल्ड वाइड इसमें ट्रेड चलता है, यूएस में ट्रेड चलता है, वो मार्केट इसी वजह से बड़ी है कि वो मार्केट पूरा दिन 24 घंटे ट्रेड होती है, बीच में 1 घंटे के लिए बंद होती है, बट वो ट्रेड होती है पूरा दिन। आप उसको देख सकते हो, आप उसमें इमीडिएट रिएक्शन दे सकते हो, आपके टेक्निकल्स इस वजह से काम करते हैं। अगर आप कभी भी बैठ के अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो उसमें आपको दिखेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो गैप्स दिखेंगे, एक कंटिन्यूएशन नहीं दिखेगी आपको, ब्रेक्स दिखेंगे, बट वो ब्रेक्स आपको कभी भी गोल्ड में या क्रिप्टो करेंसीज में नहीं दिखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसीज में जो टेक्निकल्स हैं वो बेटर वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट, इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से? मतलब कोई पैटर्न्स हैं या कुछ? क्योंकि उसमें गैप्स नहीं है। ये दिस इज द सोल रीजन व्हाई दीज टेक्निकल्स विल वर्क बेटर इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये देखो, मैनिपुलेशन तो वहाँ पर भी है, जो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन है वो क्रिप्टो में भी है, वो गोल्ड में भी है। ऐसा तो है नहीं कि उन मार्केट्स में मैनिपुलेशन नहीं है। आज अगर यूएस प्रेसिडेंट आके कुछ बोलता है, या जेरोम पावल आके, फेड चेयरमैन आके कुछ बोलता है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आता है। एफओएमसी मीटिंग हर महीने होती है, हर महीने आपको दिखेगा गोल्ड ऊपर नीचे हिलता है जब एफओएमसी मीटिंग्स होती है, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है ना मार्केट के ऊपर, बट उस इम्पैक्ट को आप ट्रेड कर सकते हो, पॉइंट ये है। तो सिर्फ ये जो फंक्शनिंग है, ये जो टाइमिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला देती हैं इन दोनों मार्केट्स के बीच में।
तो आपके हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना इज मोर लाइक क्या कहेंगे इसे, मोर इजी देन स्टॉक मार्केट, अगर किसी को टेक्निकल की बहुत अच्छी नॉलेज इजी है? नहीं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ जाती एक्यूरेसी है। बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी जो है वो कम है। हम उसको रिलेट कर पाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यार ये इस शेयर की ये अर्निंग्स है, ये इसमें कमी है, ये फ़ायदा है, तो हम उसके वो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रेड कर रहे होते हैं, हम अपने इंट्यूशंस को ट्रेड कर रहे होते हैं, हम एनालिसिस को ट्रेड नहीं कर रहे होते। क्रिप्टो में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो आपकी सोच नहीं होती। आप डायरेक्टली आप एनालिसिस देख रहे हो, आप टेक्निकल्स देख रहे हो, आप प्योरली उसको ट्रेड कर रहे हो और कुछ नहीं। And with the word crypto, you mean to say Bitcoin, Ethereum, or which coins, which works very well in crypto market? सी, सबसे ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेड करना है, इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू आर अ न्यू कमर इन द मार्केट, आपको क्या करना चाहिए? जनरली लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉइन्स को पिक करते हैं जिनको ज़्यादा सुना हुआ है, डोज कॉइन, ऐसे ऐसे कॉइन्स। बट इफ़ यू आर न्यू कमर इन द मार्केट, आग बंद करके टॉप 15 टॉप 20 कॉइन्स पिक करो, उसी को ट्रेड करो। बट जब आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर बन जाते हो, आप सर जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते थे, तो आपका कोई एक फेवरेट वो होगा, स्क्रिप्ट होगी जिसको आप ट्रेड करते हो, कोई ऐसा शेयर होगा जो आप बताओ कौन सा शेयर था जिसको आप ट्रेड करते हो, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हमेशा ज़्यादा होता होगा। मैं तो सिर्फ हमेशा बैंक निफ्टी ही करता बैंक हूँ, निफ्टी। अब जो बैंक निफ्टी ट्रेडर होता है ना, वो निफ्टी भी नहीं करता। हमें समझ ही नहीं आती। वो नहीं समझ आएगी आपको। आपको शेयर ट्रेडिंग भी शायद से ऑप्शंस में नहीं समझ आएगी। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आप उससे रिलेट करोगे। तो जो एक अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो फिर गिन चुन के अपनी कुछ 5-6 करेंसीज ऐसी बनाता है विद टाइम, जिसको फिर वो उसी को ट्रेड करता है, क्योंकि उसको उसी पे कॉन्फिडेंस होता है। अब जैसे मैं हूँ, तो मेरे को बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और 2-3 करेंसीज मेरी वॉच लिस्ट में और है जिनको मैं ट्रेड करता हूँ। अब मैं जनरली मैक्सिमम मेरे ट्रेड्स होते हैं वो इथेरियम में होते हैं, क्योंकि वो करेंसी मेरे को समझ आती है स्टेप बाय स्टेप। अगर आज इथेरियम का प्राइस, आज एज ऑफ टुडे इट इज़ एट 3150, जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो मेरे को ये पता है कि अभी प्राइस 3150 चल रहा है। अगर वो 3200 चला जाएगा तो मेरे को कब बाय करना है, कब सेल करना है, मैं बिना चार्ट देखे अपना ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो लेवल्स बनाए वो मेरे दिमाग में सेट हैं। अब लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो 100 करेंसीज देखने की कोशिश करेंगे, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हर स्क्रिप्ट का एक बाइंग सेलिंग पैटर्न अलग होता है। चाहे चार्ट सब में काम करेंगे, टेक्निकल सब में काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसका जो बाइंग और सेलिंग पैटर्न होगा वो एक डिफरेंस आता ही आता है। क्योंकि इथेरियम में अलग तरीके के बायर्स हैं, सोलाना में अलग तरीके के बायर्स हैं, HDFC बैंक में अलग तरीके के बायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न समझना ज़रूरी है। तो स्टिक टू फ्यू करेंसीज, उसी से आपका बेनिफिट होगा। बट जब मैं क्रिप्टो करेंसीज की वैसे ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हज़ारों करेंसीज आती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं। बट व्हाट आई ट्रेड इज टॉप 15-20 करेंसीज आप पिक करो, उसी में से अपनी बेस्ट करेंसीज निकालो जो आपको समझ आती है। तो यश, आपने कहा आप इथेरियम आपको सबसे ज़्यादा समझ आता है। हम्म। इन जुलाई 2024 इथेरियम का ETF इंट्रोड्यूस राइट। हुआ था यूएस इकोनॉमी में। तो वॉज दैट अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी? एब्सोल्युटली। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, तो जो एक फंड हाउस होता है जो आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है, वो अपना उस पर्टिकुलर फंड को सेबी से, इन इंडिया सेबी से अप्रूव कराएगा कि ये फंड मैं अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूँ। सेबी अप्रूव करेगा, ठीक है आप ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, इसमें 60% पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है, 40% डेट में लग रहा है। अब यूएस में ही ऐसे फंड हाउसेज हैं, वो भी SEC से अप्रूवल लेते हैं। तो जब वो अप्रूवल लेंगे तो उनको उस फंड में बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट बेचना है, तो उसका उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दैट इज़ बिटकॉइन ETF, जिसका उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई करा और उनको अप्रूवल मिल गया। अब बिटकॉइन का अप्रूवल मिला है, तो हैंड टू हैंड लोग उन्होंने इथेरियम के ETF के लिए भी अप्लाई कर अप्लाई दिया। कर लिया। अब आप बिटकॉइन का अप्रूवल देख सकते हो कि बिटकॉइन का जब अप्रूवल मिला तो मार्केट कैसे बिटकॉइन ऊपर गया। बिटकॉइन का जब ETF अप्लाई हुआ था, बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट $25,000 इन सितंबर 2023। 10th ऑफ जनवरी 2024 अप्रूवल आया था, जिस दिन उस रात को $48,000 चल रहा था। उसके बाद 10-15 दिन तक फॉल आया, उसके बाद नाउ यू कैन सी वो $100,000 क्रॉस कर गया। अब इथेरियम का ETF अप्लाइड है, बट क्योंकि उसमें डिले इस वजह से चल रहा है क्योंकि अब पूरी सरकार ही बदल गई, SEC के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया, तो अब ये डिले चल रहा है। बट जिस दिन वो अप्रूव हो जाएगा, उस दिन आपको यही सेम मूव इथेरियम में भी देखने को मिला, क्योंकि अगर आप देखोगे
मतलब मैं तो ट्रेडर हूँ, इथेरियम यहाँ से और $1000 भी नीचे चला जाए तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं एज अ ट्रेडर देखूँ, मेरे को तो क्योंकि ट्रेड ही करना है ना। बट अगर मैं एक इन्वेस्टर के लिए बात करूँ तो बिटकॉइन ने तो अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर दिया जो कि $69,000 का था आज से 2-3 साल पहले, बट इथेरियम का हाई है $4,900। एग्जैक्टली जिस टाइम ये 69,000 था हाँ, उसी टाइम 4900 भी बना था। $4,900 इसको वो पहुंचा भी नहीं है। अभी तो इसने हाई इस उसमें 4100 के आसपास का मारा है, तो अभी तो उसने प्रीवियस हाई को भी टच नहीं किया है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन हमें क्या रखनी चाहिए जब वो ETF अप्रूव होगा। यश, लोगों में एक धारणा है कि ये जितना भी क्रिप्टो करेंसी है, ये बस हवा में ही हम पैसे डाले जा रहे हैं और ये पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। जो हम लोगों को कॉइन बेच रहा है वो कौन लोग हैं, वो कोई प्रमोटर टाइप ही आदमी है या कौन है, मुझे नहीं पता। तो क्या ये सारा जो ट्रिलियन डॉलर्स जा रहे हैं ये किसी बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं, या जो हमें कॉइन बेच रहा है उसके पास जा रहे हैं? और ये जो कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है तो ये मतलब वेल्थ कहाँ से जनरेट हो रही है? देखो ये ना मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल है। अगर हम समझना चाहें, शेयर जब आप खरीदते हो, एक कंपनी जब शेयर बेचती है, उसका एक इशू प्राइस होता है जहाँ पर वो आईपीओ एक लॉन्च करेगी। सपोज एक ठीक है। कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करा, उसने ₹500 पे शेयर अपना निकाला, तो कंपनी को पैसा मिला ₹500 के हिसाब से, आपने ₹500 खरीद लिया। आज आपने ₹700 बेचा है, तो ₹700 अब कंपनी को थोड़ी ना मिल रहे हैं, तो आपको मिल रहे हैं, जिसको आपने अपना शेयर बेचा है। तो ₹200 प्रॉफिट आपने कमाया और कंपनी ने तो अपने ₹500 डे वन पे लिए थे। तो इसी तरीके से जब एक कॉइन मार्केट में आता है, तो जब वो लॉन्च होता है, तो तब मनी सर्कुलेशन फाउंडर उन ग्रुप्स के पास जाती है। उसके बाद तो वो हमारे बीच में हो रही है। और जो ये क्वेश्चन मतलब हमेशा ही है कि ये तो हवा में एग्जिस्ट करता है, अगर हवा में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद भी क्रिप्टो करेंसीज जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनके ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस करेंसी जो इस बुल रन में फेमस हुई है, XRP रिपल, जो कि 50 सेंट पे ट्रेड करी थी, आज ढाई दो डॉलर है। डॉलर $2.80 का हाई ढाई मार्केट, ढाई डॉलर का डॉलर है। अभी लास्ट एक हफ्ते में जो मार्केट गिरी है उसमें भी उस गिरा नहीं है वो बिल्कुल नहीं भी। गिरा। उसका क्या प्रोजेक्ट है? आप इंडिया से जब यूएस पैसा ट्रांसफर करना चाहो अगर नॉर्मली, तो क्या प्रोसीजर होता है? आप अपने बैंक में एक फॉरेक्स चार्जेस फिक्स करोगे कि भाई इस चार्ज पे मेरा तुम यूएस में पैसा ट्रांसफर कर दो, वो यूएस में पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर यूएस वाला बैंक, आपका रिसीवर जो है, वो एक फॉरेक्स चार्ज पे करेगा और आपसे पैसा वो रेमिटेंस लेगा। इसमें टाइम लगेगा 24 से 48 घंटे। XRP आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि वो सेम चीज़ आपको सेम ट्रांजैक्शन 1 सेकेंड के अंदर करके देगा और ₹1 से भी कम चार्ज करेगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस आप बता रहे हो, ये तो XRP क्या, वैसे यूएसडीटी में भी कोई बैंक हाँ, भेजना बहुत चाहे, सारे बहुत सारे लोग, बिटकॉइन में भेजना चाहे? बिटकॉइन है, सोलाना है, ट्रॉन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इस नहीं, तरीके बट से। कोई बट कोई कोई XRP पे क्यों भेजेगा वो? यूएसडीटी नहीं भेजेगा? अगर मान लो बैंक इंडिया टू बैंक यूएस $1 लाख भेजने हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपना यूएसडीटी का वॉलेट वो करेगा और उसको यूएसडीटी वॉलेट में हर क्रेडिट हो कोई जाएगा। हर कोई यूएसडीटी यूज़ नहीं करता। अब जैसे अगर आप मैक्सिमम इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक चेन हो रखी है, दैट इज़ TRC, ट्रॉन की ब्लॉकचेन जो सबसे ज़्यादा ओके। पॉपुलर है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म क्या यूज़ कर रहा है, ये डिपेंड करता है। जिस ये है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी करेंसीज ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनके फंडामेंटल्स हैं, उनके पीछे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जिनके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट तब भी आज के टाइम पे डोज कॉइन देख लो, कोई फंडामेंटल्स नहीं था, एक मीम कॉइन था, बट इलॉन मस्क ने उसको इतना फेमस कर दिया कि नाउ इट्स टू बिग टू फेल। वो इतना बड़ा बना दिया कि वो फेल होना ही उसका मुश्किल कर दिया। तो ये बात सच है कि कई कॉइन्स हवा में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या जो मीम कॉइन है, जैसे कि हम डॉज का आपने नाम हम्म, लिया, तो ये क्या एलॉन मस्क का है? नहीं, बट किसका है? उसने प्रमोट करा, उसका एक फाउंडर है, आई डोंट नो कि उसका, मेरे को नाम नहीं पता, बट उसका डोज कॉइन का एक फाउंडर है, उसने उस कॉइन को बनाया। आज वो खुद कितने होल्ड करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। कई बार फाउंडर्स एक करेंसी के 50% खुद प्रोजेक्ट होल्ड करके बैठे होते हैं, कई बार सिर्फ 1% होल्ड करके बैठे होंगे, 5%, वो उनकी वो है। बट ये बात भी सच है कि कई प्रोजेक्ट्स आज हवा में एग्जिस्ट करते हैं, बट नाउ दे आर टू बिग टू फेल। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, you invest in top 4-5 currencies, and if you want to trade any currency, ठीक है,
आप डोज कॉइन ट्रेड करो, आपने तो ट्रेड करनी ना, आप तो उसकी वैल्यू ट्रेड कर रहे हो। आज डोज कॉइन अगर आप ट्रेड करते हो, कितने भी प्राइस पे आप ट्रेड करोगे, उसको 40 सेंट पे ट्रेड करोगे, तो आज रात में वो जीरो थोड़ी ना हो जाएगा। आप तो एक ट्रेडर हो, आपने तो एक एंट्री लेनी है, एक एग्जिट ले लेनी है, आपने थोड़ी ना पैसा डाल के छोड़ना है। ट्रेड करने के लिए तो मैं किसी भी चीज़ पे ट्रेड कर लूंगा, मेरे को जिस चीज़ का प्राइस मूव होता हुआ दिख रहा है एज अ ट्रेडर, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, जिस भी चीज़ का प्राइस मूव हो रहा है उसको आप ट्रेड कर सकते हो, तो इसको भी ट्रेड कर लो। इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करनी है तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि टॉप 4-5 करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, ये जो टॉप 4-5 करेंसीज है, इन्वेस्ट करना है तो इन्हीं में इन्वेस्ट करो, वरना इन्वेस्टमेंट और उसमें पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना रहे हो तो इतना बनाओ कि वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। इनफैक्ट बिटकॉइन में भी ये रूल अप्लाई होता है? नहीं, बिटकॉइन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। बिटकॉइन में यू कैन क्रिएट, अगर आप सपोज 100 रुपये लगा रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप 80 रुपये बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP इन करेंसीज में लगाओ, 20 रुपये आप जो है वो रिस्की एसेट्स में लगा लो, मीम कॉइन्स में लगा लिए, कि या तो वो होए तो मल्टीप्लाई हुए, या वो वहीं रहे, या थोड़े बहुत लॉस में रहे। बट अगर लॉस में जा भी रहे हैं तो वो 20 रुपये जा रहे हैं, ये जो 80 रुपये ये नहीं जा रहे, क्योंकि ओवर द टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम 5 साल, 5 साल में आपको एक ग्राफ ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। तो बिटकॉइन का तो जैसे ETF आ चुका है, इथेरियम का आना है, तो आपको लगता है इथेरियम यहाँ से 5500, 6000, $7000 तक चला 10,000 भी जाएगा? जाएगा, 15,000 भी जाएगा, 20,000 भी जाएगा, मैं ये नहीं बोल सकता वो कब जाएगा। अच्छा। देखो, कोई भी अगर एनालिस्ट आपको ये बोल रहा है कि ये इस टाइम पे चला जाएगा, सो उस एनालिसिस को हमें नहीं मानना चाहिए, जी जी। क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता कि किस टाइम पे क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत एनालिस्ट बोलते हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, इस साल में हो जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता कि ये इस साल में 10,000 चला जाएगा, इस साल में 5,000 भी चला जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट उल्टी पड़ जाए और इथेरियम वापस $1,500 भी आ जाए, कोई हैरानी की कोई बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं। क्योंकि क्रिप्टो फ्रॉम डे वन इज़ अ वॉलेटाइल एसेट। वो तो लोग कहते हैं कि ये रिस्की है, ये है, वो है, क्रिप्टो ने तो अपना नेचर डे वन से यही रखा है। उसने अपना नेचर थोड़ी ना बदला कि पहले शांत था और अब वॉलेटाइल हो गया है। मेरे को वो भी टाइम याद है कि $14,000 पहुंच गया था बिटकॉइन, और फिर वहां से $2,500 आ गया था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि और अभी फिर 40,000 पहुंच गया, 40,000 से फिर 10,000 आ गया था। आएगा, और और अभी बहुत भी तो पेशेंस 16,000, 69,000 जाके 16,000 हाँ आया था। वही। और अभी भी मेरे को लगता है कि 50-55 हज़ार बिटकॉइन आएगा। ये मेरा एक व्यू है बिटकॉइन को लेकर। बट बिटकॉइन ने अपना डे वन से नेचर यही रखा है, वो इसी तरीके से मूव होया है। तो ये मैं मान लूं कि जब भी बिटकॉइन में या किसी अच्छी क्रिप्टो में फॉल आती है, तो दैट गिव्स अस अ गुड रीजन टू accumulate दैट कॉइन, एब्सोल्युटली। सो वी आर सेफ टू accumulate एट अ अगर गुड आप लेवल। 5 साल के उसमें देखोगे, तो जो अभी बिटकॉइन 69 से 16 पे आया था, अभी अगर आप ये एक चार्ट खोलोगे ना, मंथली या वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन खोलोगे, तो आपको एक डिप नज़र आ रहा होगा वो सिर्फ। क्योंकि अगर किसी ने 65,000 टॉप पे भी बिटकॉइन खरीदा होगा ना 2021 में, तो उसके बाद आज वो भी प्रॉफिट में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। और वो भी इतना प्रॉफिट में बैठा हुआ है कि उतना प्रॉफिट आपको किसी और मार्केट में नहीं मिलेगा 4-5 सालों में। वो उसका भी पैसा इस टाइम पर डबल के बराबर हो रखा है। जी। तो इतना प्रॉफिट तो आपको किसी उसमें मार्केट में नहीं मिलेगा। तो अगर आप वैसे चार्ट देखोगे ना 4-5 साल का, तो वो आपको ऊपर ही एक ऊपर ही अप दिखेगा। ट्रेंड में ही दिखेगा। डे वन से बिटकॉइन 2009 से आपको बिटकॉइन हमेशा एक अप ट्रेंड के अंदर ही दिखेगा। तो वो चाहे आज भी 50,000 वापस आ जाएगा, बट उसके बाद आप देखोगे वो 3-4 साल में तब भी आपको एक नए हाई की तरफ दिखेगा और ये एक डिप नजर आ रहा होगा। अक्सर ये देखा गया है यश के 2008, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020 और 2024, ये जो 4 4 साल वाले हैं, इस पे बिटकॉइन हमेशा दौड़ता है और नवंबर दिसंबर तक दौड़ता है, फिर उसके बाद एक करेक्शन आती है जो फिर उस लेवल को काटने के लिए 4 साल लगते हैं। आप कोई सी भी साइकिल उठा के देखो, इलेक्शन साइकिल है ये। इलेक्शन साइकिल है। यूएस तो इलेक्शन तो साइकिल। क्या आपको ये ऐसा लगता है कि अब 2024 का काम हो गया, अब जो भी तेजी आएगी वो 2028 में आएगी, या इस बार कुछ अनोखा होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन एक नया हाई अभी क्रिएट करेगा, क्योंकि जो अभी प्रीवियस हाई क्रिएट हुआ है 1,07,000-8,000 डॉलर की तरफ, वो मेरे को लगता है कि वो एक ग्रे एरिया है अभी। उससे ऊपर एक और हाई बनना चाहिए। बट आई एम एब्सोल्युटली विद इट कि हाँ, 1-2 साल हो सकता है कि बिटकॉइन में एक करेक्शन मोड रहे।
बट 2025 क्योंकि यहाँ से एक बुलिश ईयर लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बिटकॉइन के लिए बुलिश ईयर हो, वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश वो ईयर तो है। तो देखो बाकी ऐसा कॉइन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इथेरियम है जिसमें वो रैली पेंडिंग है। वो तो देखो ऐसा है यश के हमेशा ये देखा गया है कि पहले बिटकॉइन चलते हैं और फिर मतलब पहले बिटकॉइन चलता है फिर ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं। पहले बिटकॉइन चलेगा, फिर इथेरियम चलेगा, और इथेरियम चलने के बाद साथ साथ फिर ऑल्ट कॉइन्स चलने शुरू होते हैं। अब अगर आप देखोगे कि मार्केट में जो पेंडिंग रैली बची है वो ऑल्ट कॉइन्स में बची है, तो ऑल्ट कॉइन्स में अभी वो रैली आई नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन में आई है और इथेरियम में थोड़ी बहुत आई है। तो अभी वो रैली पेंडिंग है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस एक चीज़ होती है, वो डोमिनेंस अभी 50 के बहुत ऊपर है। उसका मतलब बिटकॉइन की डोमिनेंस मार्केट पे 50% से भी ज़्यादा है। तो जब वो डोमिनेंस कम होनी शुरू होगी, जब वो 50 से नीचे आएगी, इसको मतलब व्यूअर्स भी इसको देख सकते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए, जब वो बिटकॉइन डोमिनेंस 50 से अगर नीचे आ जाती है, तो वहाँ पर आपको फिर देखना शुरू होगा कि आपको सिर्फ इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सिर्फ छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं, कुछ महीनों तक आपको सिर्फ इथेरियम और बाकी सब करेंसीज ऊपर जाती हुई दिखेंगी और बिटकॉइन उधर ही आपको स्टेबल होता हुआ दिखेगा, या हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ दिखेगा। तो यश, आप 3 ऑल्ट कॉइन सजेस्ट करिए जो हमारी ऑडियंस को फ्यूचर में बेनिफिट कर पाएँ। देखो, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, नॉट एन सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट, हाँ, बट ये है कि एक प्रोबेबिलिटी मेरे बेसिस को पे। जो मेरे लिए अच्छा लगता है कि जो मैं अपने लिए इन्वेस्ट करना चाहूँगा, नंबर वन इज़ सोलाना, मतलब जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि सोलाना एक ऐसी करेंसी है जो मेरे को लगता है कि यहाँ से अभी ट्रेड कर रहा अराउंड $200, जो मेरे को लगता है कि फंडामेंटली इट इज़ अ वेरी गुड करेंसी, जो कि $1000 भी टच कर सकती है। एक रीज़न की वजह से 1.5-2 साल पहले वो $8 पे आ गया था, $280 पे जाके, बट क्योंकि उसकी जो वैल्यूएशन थी उससे बहुत ऊपर थी, तो इमीडिएट उसने रिकवरी करी और वापस उस हाई के आसपास 260 के आसपास उसने भी टच कर दिया, अभी $200 के आसपास चल रहा है। तो सोलाना इज़ वन ऑफ द कॉइन जो मेरे को लगता है कि हमें फॉर लॉन्गर टर्म वी शुड बी इन्वेस्टेड इन दिस। उसके बाद जिसमें मैं इन्वेस्टेड था दैट वाज XRP, बट अभी मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग वाले मोड पे चल रहा हूँ। सेकंड इज़ ऑब्वियसली इथेरियम, क्योंकि इथेरियम का यहाँ से लॉन्गर टर्म प्लान जो है वो बहुत अच्छा है। व्हाट आई बिलीव इज कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि यहाँ से $4-5 मिनिमम टच कर सकता है, अभी $1 के आसपास चल रहा है। सो पर्सनली आई एम इन्वेस्टेड इन दैट So you पर्टिकुलर। suggested 4 coins like हाँ, Solana, सोलाना, Ethereum, इथेरियम, Arrow टाओ। and Tau. यस, Okay. ये टाओ और एरो जो है वो छोटे कॉइन्स है जो आपके पोर्टफोलियो को एक ग्रोथ देंगे। सोलाना और इथेरियम बड़े कॉइन्स है जो आपके पोर्टफोलियो को एक सिविलाइजेशन देंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा मिक्स इसी तरीके से होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आपका एक डिवीजन होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबलाइज करे, रिस्क से बचाए। अगर आपका यहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है तो वहाँ से वो स्टेबलाइज होए, वहाँ के रिटर्न से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे और यहाँ से आपको एक ग्रोथ मिले। मतलब लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब होना चाहिए, मैं कुल भी मिला एक के बात ये हाँ, है। और पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर वही होना चाहिए राइट। कि कम चीज़ हो लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ हो। बट आजकल के टाइम पे ऐसा लोग फॉलो नहीं करते ना। अब मैंने देखो ये बोला है कि टाओ जो है $1 से $5 जाएगा। अब आप कैलकुलेशन देखना कि वो लोगों के मन में क्या चलेगी कि यहाँ टाओ से टाओ नहीं एरो। एरो, सॉरी, टाओ तो हाँ, $400 चल रहा हाँ, है। $400 चल रहा है। ये लोगों के मन में कैलकुलेशन चलेगी, यार मेरे को यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और ये ऑल्ट कॉइन है, जाएगा तो तेज़ी से ऊपर जाएगा। अब देखना वो 100% पैसा वहाँ जाएगा। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि आजकल के टाइम पे तो ऐसा ही हिसाब है। मतलब आई डू नॉट पर्सनली गिव सिग्नल्स कॉल, ये सारी मेरे को चीज़ें देना पसंद नहीं है, क्योंकि बंदा उसमें कुछ सीखता नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कभी उसमें कोई बंदा पैसा कमा नहीं सकता लॉन्गर टर्म में, क्योंकि मैं जब कोई ट्रेड एंटर करता हूँ तो मैं ना अपने माइंड के हिसाब से, एक ट्रेडर क्या सोचेगा, आप जब एक ट्रेड एंटर करोगे कि मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करा है, मेरे को अगर लगेगा कि मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिलाना है मैं वो भी कर दूंगा, मेरे को टारगेट पहले बुक करना है मैं वो भी कर लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को इवेंचुअली प्रॉफिट में रहना है। बट जब मैं ये करूँगा ना तो मैं हो सकता है वो लोगों से शेयर ना करूँ या मैं वो डिलीवर ना कर पाऊँ मैसेज, तो कोई बंदा मेरे सिग्नल्स पर कभी प्रॉफिटेबल होगा नहीं। अब मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एनालिसिस दूँ, ठीक है। अब मैंने अगर एनालिसिस पोस्ट कर दिया तो उसमें लोगों को हो जाता है कि अगर इन्होंने बोल दिया है तो अब तो हम ये ट्रेड ले लेंगे, अब तो हम कहीं से पैसा उधार भी लेके आ जाएंगे
और अब तो हम ये ट्रेड लेंगे, तो वो ना बड़ा प्रेशर सा हो जाता है कि यार प्रेशर आ जाता है। बंदे ये क्या कर रहे हैं। अब हम लाइव स्ट्रीम मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, उस पर अगर हम कोई एनालिसिस भी कर रहे हैं ना, तो वो लोग बिना देखे, कोई सोचा समझा नहीं, बस अपना हम ट्रेड एंटर कर लें। ये चीज़ थोड़ी सी लोगों में होती है। यश, जब इंटरनेट नया नया आया था तो हम लोग उसमें सिर्फ चीज़ें सर्च करते थे। कभी हमने ये थॉट प्रोसेस नहीं दिया कि वो इंटरनेट आगे आपके डे टू डे में इतना एक्टिव हो जाएगा कि अगर हमें एक टैक्सी बुक करानी है तो हम उसमें यूज़ करेंगे, या हमें ग्रॉसरी ऑर्डर करनी है तो हम उसमें यूज़ करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू होने लग गई और उससे हमें बेनिफिट हुआ। राइट। और आज सेम पूरी तरह से हम लोग डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब एट दैट टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा। अब यही बात मैं क्रिप्टो से रिलेटेड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी यूएस में है, यूएस पूरी कोशिश में है कि उसे क्रिप्टो को एज अ नेशनल रिजर्व बनाया जाए। तो क्या यही टेक्नोलॉजी क्रिप्टो में भी आएगी आगे, कि आपने जो ट्रांजैक्शंस करनी है, डे टू डे की ट्रांजैक्शंस करनी है, वो आपकी क्रिप्टो के थ्रू होने लग जाए? देखो, मेरे को लगता नहीं है कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। बट आई अ, हैव हर्ड इन एन आर्टिकल कि इथेरियम जो है इट्स बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ द कंपनीज इन यूएस टू मेक ट्रांजैक्शंस। इज इट ट्रू? Ethereum's blockchain is used by many of the companies, but for example, let's say हम एक नॉर्मल एक वेंडर की बात करते हैं। अगर आप लीगल टेंडर, अगर क्रिप्टो करेंसीज बनती है, लीगल टेंडर होने का मतलब ये है, हम लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि उसके बाद अगर मैं किसी को उसमें पे करता हूँ, दे कैन नॉट डिनाई टू रिसीव अभी मनी। कहीं भी क्रिप्टो किसी भी कंट्री एल में लीगल साल्वाडोर, टेंडर है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, सिर्फ उसी में लीगल टेंडर है। 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 तो ये फिर उतार चढ़ाव को कैसे वो लोग तो गेज करते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटी कंट्री है, उसमें कोई भी पेमेंट इतने बड़े स्केल पर होगी ही नहीं कि उनको इससे अच्छा। फर्क पड़े। अब कोई छोटा वेंडर है जिसको मैंने $10 का बिटकॉइन भेज दिया, अब पहले तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि $10 में भी उतनी है, वो 100 में भी उतनी है, वो 1000 में भी उतनी है, तो $10 के हिसाब से वो हैवी रहेगी। चलो वो भी किसी तरह मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जाके कम हो गई। $10 तो कोई मेरे से ले लेगा, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा बहुत भी मूवमेंट देगा, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं वहीं कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ जिसकी वैल्यू $50,000 है, $1,00,000 है, तो मैं वो जब खरीदूंगा, मैंने एक बिटकॉइन दिया $1,00,000 का और बिटकॉइन उसी दिन $10,000 नीचे गिर गया, तो वो उस कंपनी को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। तो मेरे को लगता है कि इस बड़े स्केल पर कभी भी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक लीगल टेंडर बन तो जाएंगी, बट अडॉप्ट नहीं हो पाएंगी। उसकी जगह उनकी ब्लॉकचेन्स जो हैं, एक ब्लॉकचेन सिस्टम जो क्रिप्टो करेंसी लेकर आया है, वो इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अडॉप्शन में आएगा। बट मेरे को नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसीज हमेशा एक ऐसा एसेट क्लास रहेगा जिसकी ब्लॉकचेन ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। बट ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी कि मैं आपको बिटकॉइन में पेमेंट कर रहा हूँ। अल्टीमेट मोटिव हम क्रिप्टो करेंसीज का यही मानते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इम्प्लीमेंटेशन होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अ ब्लॉक लेमन लैंग्वेज? ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है जो कि लिटरली इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशन। जैसे आपने बोला ना कि इंटरनेट के साथ साथ हमें बहुत बेनिफिट्स मिले, बट एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी जो प्रिवेसी है वो ख़त्म होगी। आज के टाइम पर मेरी प्रिवेसी ज़ीरो, कि जब मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करता हूँ तो वो चैट जो है वो मेरे फ़ोन में सेव्ड नहीं है, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे सेव्ड है। अगर मैं फ़ोन अपना चेंज कर लूँ आज, तो वो चैट मेरे को तब भी दिखती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे फ़ोन में थोड़ी ना है, वो तो व्हाट्सएप पे सेव्ड है, मतलब उनके सर्वर में सेव्ड है, मतलब व्हाट्सएप के पास उसका एक्सेस है। जो मैंने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले भी व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रखी है, मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर रखी है, कोई फ़ोटो शेयर कर रखी है, कोई पर्सनल चीज़ शेयर कर रखी है। तो ये मेरी प्राइवेसी ख़राब करता है। जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो वो आपकी इंटरेस्ट को रीड करता है कि भाई आप बात कर रहे हो किसी से कि घूमने चलते हैं, तो वो आपको अब गोवा घूमने चलते हैं, तो आप गोवा के एड्स आने शुरू हो गए यश, इंस्टाग्राम एट पे। टाइम्स तो इतना सरप्राइजिंग है कि अगर मैं अगर इनसे हम कोई लोग आपस में बात कर रहे हैं करें, और हमने थोड़ी देर बाद लैपटॉप ऑन किया, तो गूगल सर्च किया तो तो वो हमें वहीं पे साइड में वही एड्स आने लग जाते हैं। हाँ, तो अब ये भी एक नया सिस्टम क्योंकि आ गया। एलेक्सा वेलेक्सा और ये सब तो आपकी बात सुनते ही रहते हैं। आप आ- फर्स्ट लेटर डालते हो तो जो आप सोच रहे होते हो या डिस्कस किया होता है उसका वो सर्च आप इंजन आज अपने के आप दे टाइम पे देता है। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप किसी इंस्टाग्राम पेज क्रिएटर के बारे में बात करना शुरू करो, उस क्रिएटर की रील्स आनी शुरू हो जाएंगी आपको, तो ये भी होगा। दीपक वाधवा, दीपक वाधवा, दीपक वाधवा। तो ये चीज़ भी होगा
तो क्योंकि हमारी प्रिवेसी जो है वो खत्म हो गई, ब्लॉकचेन इस प्रिवेसी को रिस्टोर कर रहा है। ब्लॉकचेन कैसे रिस्टोर कर रहा है? सो ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल सर्वर। हमेशा एक ट्रांजैक्शन को होने के लिए ऑनलाइन इस इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन को होने के लिए एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए और एक सर्वर होना चाहिए। अब सेंडर किसी भी चीज़, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। मैंने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मैं सेंडर हूँ, आप अमेजोन हो, आप रिसीवर हो। बट बीच में एक सर्वर है जो उसको रूट कर रहा है, उस ऑर्डर को रूट कर रहा है, उस मैसेज को रूट कर रहा है। मैंने ईमेल भेजी है तो उस ईमेल को रूट कर रहा है। तो व्हाट्सएप पे एग्जांपल लेते हैं कि मैं सेंडर हूँ, ये व्हाट्सएप मैंने मैसेज भेजा, पहले वो यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वो आपके पास आएगा। ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक डिजिटल सर्वर है, ठीक है, जो कहीं पे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मैं एक सेंडर हूँ, सपोज ये ब्लॉक है, ब्लॉक हर 10 मिनट में बनेगा, उसकी एक प्रॉपर्टी है, हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनेगा, उसका एक यूनिक नेम होगा। अब इनका एक यूनिक नेम है, लेट्स से ए। तो 10 मिनट तक व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं वो सेंडर से भेजे जा रहे हैं, वो ए ब्लॉक में जा रहे हैं, फिर वो रिसीवर के पास जा रहे हैं। 10 मिनट बाद दूसरा ब्लॉक बनना शुरू हो जाएगा, ये ए ब्लॉक क्लोज हो जाएगा, बी ब्लॉक बनना शुरू हुआ। अब सारे मैसेजेस वर्ल्ड वाइड व्हाट्सएप के बी में जा रहे हैं, बी से वो रिसीवर के पास जा रहे हैं। फिर 10 मिनट बाद बी ब्लॉक भी बंद हो जाएगा। मैंने बी और ए को इंटरलिंक कर दिया, ठीक है, दोनों लिंक कर दिए। फिर 10 मिनट बाद नया ब्लॉक सी शुरू हुआ, फिर सारे मैसेजेस उसमें गए और बी और सी को इंटरलिंक कर दिया। तो मैं एक चेन बनाता जा रहा हूँ इन ब्लॉक्स की। फिर डी शुरू हुआ, डी को भी मैंने सी से इंटरलिंक कर दिया। हर एक ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से इंटरलिंक होता हुआ चल रहा है और एक चेन बन रही है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक चेन। इसका बेनिफिट क्या है? लेट्स से कि आज किसी को डेटा एक्सेस करना है कि भाई सी ब्लॉक के अंदर जो मैंने मैसेज भेजा था उसको एक्सेस करना है, तो उसने सी ब्लॉक जब वो ब्रेक करेगा, क्योंकि वो एक डिजिटल सर्वर, एक डिजिटल ब्लॉक है, तो क्योंकि सी ब्लॉक बी से इंटरलिंक था तो बी भी ब्रेक हो जाएगा, बी ए से था तो ए भी ब्रेक हो जाएगा। सी बी से तो लिंक था बट वो डी से भी लिंक्ड था, क्योंकि डी से भी तो पहले था ना वो, तो डी भी ब्रेक हो गया। इन शॉर्ट अगर मैंने एक ब्लॉक ब्रेक करा तो पहले के सारे और आगे के सारे ब्लॉक्स ब्रेक हो जाएंगे। तो इतना डेटा वर्ल्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं बना जो उठा ले। तो आज के टाइम पे अगर बिटकॉइन को 14 साल हो चुके हैं, 14 साल में हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है, तो आज मैं अगर एक ब्लॉक ब्रेक करूंगा तो वो 14 साल के ब्लॉक्स को ब्रेक करेगा, जो कि इतना डेटा कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ना बनाए ना बन सकता है कि उठा ले। मतलब कितनी वास्ट इमेजिनेशन है हाँ, इसमें। तो ये है ब्लॉकचेन। इस तरीके से ब्लॉकचेन आपको एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी देता है ऑफ इंफॉर्मेशन। तो व्हाट्सएप भी, इसको ब्लॉकचेन जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ही यूज होगा। व्हाट्सएप भी यूज कर सकता है, जीमेल भी यूज कर सकता है, डोमिनोज भी यूज कर सकता है, मिंत्रा भी यूज कर सकता है, अमेजोन भी यूज कर सकता है। कोई भी चीज जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो मैसेजेस हैं, ईमेल हैं, शॉपिंग वेबसाइट है, कुछ भी चीज जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, वहां पर ब्लॉकचेन यूज हो सकती है। यश, ये तो हमने बात करी, क्रिप्टो की बात करी, स्टॉक्स की बात करी, और हमने देखा कि क्यों लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स से क्रिप्टो में शिफ्ट करते जा रहे हैं। नाउ लेट्स कंपेयर बिटकॉइन विद गोल्ड। ठीक है, क्योंकि जैसे गोल्ड में एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो इतने सालों से ट्रेड किया जा रहा है। तो व्हाट इज लाइक, अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्यों क्रिप्टो में करूं और गोल्ड में ना करूं? नहीं, देखो, लोग आजकल ये सोचते हैं कि बिटकॉइन इज अ न्यू गोल्ड। बिटकॉइन में कोई मतलब इसमें क्रिप्टो में कोई गोल्ड का क्रिप्टो भी है, गोल्ड कॉइन या मतलब कुछ गोल्ड के नहीं, इक्वल? बट देखो, रिजेम्बलेंस एक कॉपी तो आप किसी भी चीज़ का बना लो, बट मतलब लॉजिकली प्रूवन उस पर कुछ नहीं है। बट गोल्ड को कोई भी एसेट रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। बट गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है, बिटकॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड बट है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि एक प्रेशियस स्टोन है गोल्ड, ठीक है, विद अ लिमिटेड सप्लाई इन दी वर्ल्ड। गोल्ड को आप एज अ करेंसी एट एनी पॉइंट यूज कर सकते हो। गोल्ड इज अ सोवरेन एसेट टू ऑल दी करेंसीज, ठीक है, मतलब अगर कहीं पे भी करेंसी कोई फेल होती है तो उसकी जगह गोल्ड कैन बी रिप्लेस्ड। इस वजह से गोल्ड की वैल्यू आज इतनी हाई है। नाउ गोल्ड इज अ प्रेशियस स्टोन जो कि इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है और वो स्टेबली प्रेशियस ग्रो होता हुआ। स्टोन ना कह के मेटल का है। मेटल, प्रेशियस मेटल, हम्म। मतलब
वो इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है और स्टेबली ग्रो हो रहा है। बिटकॉइन इज अ वॉलेटाइल एसेट, ठीक है। गोल्ड वॉलेटाइल एसेट नहीं है। गोल्ड जब ग्रो होता है तो उसके कुछ फंडामेंटल्स है कि वो किस वजह से ग्रो हो रहा है। सप्लाई तो एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न है। अब जैसे गोल्ड को हम सेफ हेवन एसेट कहते हैं। वर्ल्ड में अगर वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा, कि लोग फिर मार्केट से पैसा बाहर निकाल के गोल्ड में डालेंगे। कोई रिसेशन आया, डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, वहाँ से पैसा निकल के गोल्ड में जाएगा। तभी गोल्ड लास्ट 3 साल में इतना ग्रो हुआ है क्योंकि वॉर सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। तो इस वजह से गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि सेफ हेवन है। बिटकॉइन को आप डिजिटली कह सकते हो कि डिजिटली बिटकॉइन जो है वो लॉन्गर टर्म में ग्रो करेगा, बट बिटकॉइन वो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करता जो गोल्ड होल्ड करता है। और उसकी एडॉप्शन जो है वो आज के टाइम पे गोल्ड हर एक घर में है, किसी न किसी क्वांटिटी में, कम ज़्यादा, हर एक चीज़ उसके बैकिंग पे चलती है। डॉलर भी गोल्ड की बैकिंग पे कहीं ना कहीं चलेगा। बट बिटकॉइन डिजिटली यस यू कैन से कि एक ऐसा एसेट है जो लॉन्गर टर्म में आपको उतना रिटर्न देगा। बट गोल्ड को कभी भी वो ना तो रिप्लेस कर सकता है, ना वो रिजेम्बलेंस भी इनफैक्ट उसकी दे सकता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आज गोल्ड घर घर में पहुंचा हुआ है, इंडिया में तो एटलीस्ट पहुंचा ही हुआ है, आने वाले 10, 5, 20 साल में क्या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन हर घर में पहुंच जाएगा? पहुंचेगा, बट अब उसकी एक लिमिटेशन है। वो हर घर में नहीं पहुंच सकता वैसे तो, क्योंकि अगर हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की बात करें, गांव की बात करें, जहाँ पे बंदे को आज वो नॉलेज नहीं है तो उसके पास तक वो चीज़ पहुंचाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसको नॉलेज देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसको गोल्ड की नॉलेज 100% होगी। चलो यश, एक ये बात निकल के आई है, तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था और आपने भी शायद अखबारों में या गूगल पे या कहीं भी ऐसा पढ़ा होगा, 2 तो नहीं लेकिन हाँ 3 और 4 सिटीज़ जो ये गांव देहात हैं, यहाँ पे कोई एक शहर की एक संस्था पहुँचती है और वो लोगों से कहती है कि आप ये क्रिप्टो में पैसा लगाइए और आपका 400 रुपये रोज़ या 500 रुपये रोज़ या 1000 रुपये रोज़ डालिए और ये कितने करोड़ों में होएगा, और उन्हें वो बिटकॉइन का एग्जाम्पल दिखाते हैं। हम्म। और इस तरह के रोज स्कैम और पॉन्जी स्कीम हो रही हैं। तो क्या आपको अभी लगता है, रिसेंटली भी हुई है कोई मुंबई में, मुंबई में भी हुई है ऐसी, वो क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं थी लेकिन इट वाज ए गोल्ड। पॉन्जी स्कीम। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसके लिए अवेयरनेस के लिए कुछ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? नहीं इसकी, हालांकि वैसे मैं तो 20 रील बना चुका हूं कि कहीं भी पैसा आपका डबल ट्रिपल 2, 4, 6, 10 घंटों में, या एफडी पूरे साल में 7% रिटर्न देती है, 10% महीने का या 20% रिटर्न नहीं होता। इवन अगर आप बिटकॉइन भी देखेंगे तो जब चलता है तो एक अलग बात है, नहीं चलता तो 4 4 साल बैठा ही रहता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए। तो इस पे आपका क्या वो है देखो इस कॉल? चीज़ पे आप जितना मर्जी कोशिश करो, आप अवेयरनेस नहीं फैला सकते क्योंकि हमारी भी वो रीच नहीं है। इस टाइम पे जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपके फ़ोन तो पे रोज आजकल एक आजकल अखबार पे वो उसमें रिंगटोन में आ रहा रिंग है। कॉलर ट्यून वो चल रही है जिस पर अवेयरनेस करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो कि हो रहे हैं जिससे आप बचो, ये करो वो करो। ये लास्ट 20-25 दिनों से चल रही है और मैंने लास्ट 10 दिन में कितने इन्फ्लुएंसर्स इस स्कैम में उसके बाद भी फंसे। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या जॉब करने वाले अच्छे समझदार लोग भी जब इसमें फंस रहे हैं तो आप Tier 3 Tier 4 सिटीज़ की तो आप क्या बात करोगे फिर, जब हम जैसे लोग इस चीज़ में फंस रहे हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस आप नहीं फैला सकते कि एक बंदे को ना सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए कि जिस चीज़ में मैं जानता हूँ उस मार्केट के बारे में, उस ट्रेड के बारे में अगर मेरे को नॉलेज है ज़रा सी भी, तो मैं उसमें पैसा लगाऊं। अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे पहली चीज़ तो आप हमेशा अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करो, आप उसको पैसा मत दो। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई क्रिप्टो में मेरे को पैसा लगाना है, ठीक है, आपको मैं एडवाइजरी दे दूंगा, पे करूंगा, आप मैं अपने अकाउंट से पैसा लगाऊंगा। मतलब दोस्तों, यश का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास आए कि मुझे पैसा दे दो, मैं आपका पैसा मल्टीप्लाई करूंगा, आप उसे कहो नहीं, मेरा अकाउंट खुलवा, मैं अपने अकाउंट में खुद ट्रेड करूंगा, तू मुझे गाइड कर और जो तुझे मेरे से प्रॉफिट लेना है वो ले ले। हाँ, बट मैं अपने अकाउंट से लगाऊंगा। तो किसी को भी पैसा अगर आपने 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 हाथ से दे दिया तो आपने उसको कंसेंट दे दिया। मतलब वो पैसा वापस का, आएगा ही नहीं, ये मान के चलो आप। हाँ, वो आपने उसको कंसेंट दे दिया ना कि भाई ये ले पैसा, तो आपने उसको कंसेंट दे दिया। ये तो वो चीज़, और ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं, किसी भी मार्केट में किसी भी ट्रेड में अगर आपको कभी भी पैसा लगाना है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, अगर आपके साथ वो स्कैम भी कर देगा तो क्या होगा, लॉस कर देगा आपका, जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो से तो बच जाओगे। और
अल्टीमेटली जब आप उसको बोलोगे ना कि मैं अपने अकाउंट से लगाऊंगा, तो 90% लोग तो तभी भाग लेंगे, क्योंकि उनका फायदा ही यही है कि वो आपका पूरा पैसा चुरा ले। अगर उसने बोला, आपने यही बोल दिया कि मैं अपने अकाउंट से लगाऊंगा, तो उसको क्या मिला? आप तो उसको ये बोलोगे ना कि जब प्रॉफिट होगा मैं तेरे को तब दूंगा और पैसा। दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करिए, जब आप 1000 2000 5000 देते हैं तो ये पैसा आपके लिए तो छोटा है कि चल भाई 4000 का ही नुकसान है या 2000 का नुकसान है, लेकिन जिसने ये पैसा लिया है वो 2-2 हजार करके 10,000 आदमियों से अगर ले गया तो उसने तो अपने 2 करोड़ 20 लाख जो भी बनाने थे बना लिए। तो आपको हमेशा ये देखना है, क्योंकि 2000 की ना तो आप पुलिस कंप्लेंट करने जाओगे ना साइबर कंप्लेंट करने जाओगे, आप नुकसान लेके ही बैठ जाओगे, कहोगे चल कोई बात नहीं 2000 तो कमाए जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि ये केवल आपका लालच है जो इतने बड़े स्कैम्स को अंजाम देता है। जो भी आजकल के टाइम पे देखो, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो आपको कहीं पे कंप्लेंट कर रही है, आप ओपनली कर सकते हो। कोई भी आपको डिजिटली डरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप डरो मत। अगर सच्ची में पुलिस वाला, आप उससे भी मत डरो। ये सारी स्कीम्स जो आजकल के टाइम पे हो रही हैं, ये खुद की समझदारी से आपको टैकल करना पड़ेगा, और आप इसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं फैला सकते। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ आपको। हमारे ऑफिस में, मतलब 2021-22 की बात होगी, मेरे ऑफिस में एक लड़का आया। उसने बोला कि, मतलब उसने वो इंटरव्यू देना था, हमारी एचआर प्रोसेस से वो निकला पूरा, और उसने आके इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया। मतलब वो पहले हमारे जैसी किसी और एक इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, सेल्स का बंदा। उसने आके मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई, और ठीक है भाई, फ़ोटो नॉर्मल है ये चीज़ कि लोग आके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, और ऑफिस की वीडियोस वगैरह बना ली, मैं उसमें बैठा हुआ दिख रहा हूँ। अब उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। उसने बोला कि मैं यश गुप्ता के लिए काम करता हूँ। मेरे साथ उसने फ़ोटो अपनी डीपी में लगा ली, और वो अपनी रील्स में उसने मेरे ऑफिस की वीडियोस डाल दी। तो उसने बोला कि मैं यश गुप्ता के लिए फंड्स मैनेज करता हूँ। और ऑब्वियसली जब उसके पेज पे मेरे साथ फोटोज दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, तो वो फेक प्रोफाइल भी पता नहीं चलेगी। एक तो फेक प्रोफाइल जो आजकल बनती हैं, वो तो दसियों बनती हैं, वो पता भी चल जाती हैं यूज़र नेम से, या कि एक साथ सारे पोस्ट अपलोड हो रखे हैं सब। बट उसने तो प्रॉपरली 2-3 महीने तक ये पूरा पेज बनाया। उसके बाद उसने जॉब ज्वाइन नहीं करी, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया था, आया नहीं वो। 3 महीने बाद मेरे पास लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए कि इसने हमसे 1 लाख रुपए ले लिया, इसने हमसे 50,000 रुपये लिए कि हमें ये ट्रेड करके उसमें बेनिफिट देगा, ये इतना हमें रिटर्न देगा, इतना देगा। उसने मेरे साथ फोटोज लगा रखी हैं। अब मैं क्या करूं? उसने कितने लोगों से लाखों रुपए इस वजह ये करके ले लिए कि मैं यश गुप्ता के लिए फंड्स मैनेज करता हूं। अब ऐसे ऐसे स्कैम्स हैं, आप कैसे डील करोगे? और जबकि मैं डे वन से डाल रहा हूँ कि भाई, अगर मैं किसी को अपने सामने से मैसेज नहीं करता, मेरे पास कोई मैसेज करेगा तो मेरी आईडीपी मैसेज करेगा तो रिप्लाई आएगा, किसी भी हैंडल से हम किसी को सामने से मैसेज नहीं करते। तो ये तो लोगों को हमेशा खुद ही पता होना चाहिए ना। मतलब इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हम इतनी चीज़ें दिखाते हैं, अपना ऑफिस दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो मैं आपसे 1 लाख रुपए लेके क्या कर लूँगा? यही बात लोगों आपको समझनी पड़ेगी। मेरे नाम से कम टेलीग्राम पे 20 चैनल हैं और रोज़ स्कैम हो रहे हैं। और स्कैम की वजह मैं नहीं, कोई और नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि वो आपकी ग्रीड है जो आपको ये लालच में वश उधर वहाँ पैसा देने के लिए मजबूर करती है कि 4000 लगाओ 16,000 हो जाएँगे। दोस्तों नहीं होते 4000 के 16,000। और मान के चलो जिस दिन होने लगेंगे उस दिन मैं आपके पैसे नहीं बढ़वाऊँगा या कोई भी आपके पैसे नहीं बढ़ाएगा, वो अपने बढ़ाएगा। और जिसको ये ज्ञान पता है ना कि 4 के 16 कैसे होते हैं, वो अपने 40 लाख लाएगा, पहले 1 करोड़ 60 लाख करेगा, फिर 1 करोड़ 60 लाख के फिर 4 गुना 4x करेगा। करेगा, फिर 4x के फिर 4x करेगा। वह वो है अगर ना स्कीम कि $1,000 को 9 बारी डबल करोगे तो $1 मिलियन बनता अगर है। अगर इसी तरह से वही। होते रहेंगे तो यकीन मानिए 10 से 15 दिन में वो इंडिया का सबसे रईस आदमी बन जाएगा, जो रोज या 4 घंटे में 4x कर रहा है। तो इस चीज को समझिए और इस ट्रैप में मत फंसिए। ये तो ये एक्चुअल फैक्ट है कि भाई, $1,000 को 9 बारी डबल भी करोगे तो $1 मिलियन बनता है। तो अगर किसी की इतनी कैपेसिटी है ही, तो ऐसे कर ले। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको देखना है ना, कि आपको चूज करना है कि यार, कि मैं किस तरीके से अपना मेंटर चूज करूँ ट्रेडिंग के लिए, या आजकल अच्छा एक नई स्कीम और चल पड़ी है, लोग मैसेज करते हैं कि भाई अपना प्रॉफिट शेयर करो। अरे भाई, मैं अपना प्रॉफिट तेरे को क्यों दिखाऊं? मेरी बस। एक पर्सनल लाइफ है। यस। मेरी एक पर्सनल लाइफ और है। सबको दिखाओ फिर कितना हाँ, प्रॉफिट। मतलब मैं क्यों किसी को अपना पीएनएल स्टेटमेंट भेजूं? ये मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं किसी को दूंगा।
आपको अगर किसी को जज करना है तो आप इस तरीके से जज करो। आप किसी को भी अगर कोर्स के लिए फीस पे कर रहे हो या उसकी किसी भी इंगेजमेंट किसी भी तरीके से उसको आप कोई पैसा दे रहे हो, तो पहले आप उसको 1 महीना देखो। आजकल के टाइम पे हम जैसे लोग यूट्यूब पे एक्टिव हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज देते हैं, प्राइस स्ट्रीम्स करते हैं। आप वो देखो, आप उसमें देखो कि ये बंदे ने जो आज बोला है वो कल हुआ है या नहीं हुआ। 10 में से कम 6 से 7 बार ही वो होना चाहिए। 3-4 बारी तो कोई 100% तो करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद क्या वो पैसा कमा कर सामने, अब जैसे मैं करता हूँ तो मैं सामने एक फंड से ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें लोगों को प्रॉफिट करके दिखाऊं, मैं कितना बायस्ड हूँ अनबायस्ड हूँ वो उसमें दिख जाएगा। तो आप ये देखो कि जो वो बोल रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो नॉलेज दे रहा है वो आपको कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आजकल के टाइम पे अगर कोई बंदा, हर एक बंदा इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है वो अगर आपको वहाँ पे इतनी नॉलेज डिलीवर कर पा रहा है कि आप उसको सुन रहे हो, आपको वो समझ आ रही है, तो आप करो, वरना आप मत पढ़ो। बस। सिंपल सी चीज़ है और कोई मैट्रिक्स नहीं है किसी को जानने का। चलिए यश, बहुत समय ले लिया आपका, बस एक तुरंत लास्ट क्वेश्चन, हम्म कितना टैक्स देना है क्रिप्टो पर, हम्म कैसे इस टैक्स को बचाया जा सकता है, और क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं टैक्सेशन में इंडिया में? सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन इंडिया, सबसे पहली चीज़ तो आपको टैक्स देना पड़े। जब आप एनआरआई बन जाते हो, जिसमें एक टाइम पीरियड आपको पूरा करना पड़ता है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ की रेजिडेंस, जैसे आज के टाइम पे आप दुबई जाओ आपको लाख रुपए में वहाँ की रेजिडेंस मिल जाती है। आप रेजिडेंस आपने लिया, वापस अगर आप रहे इंडिया में रहे हो तो भी आप इंडिया के टैक्स स्लैब में ही आते हो। अगर आप वहीं रहते हो तो आप वहाँ के टैक्स स्लैब में आ जाते हो। उसके लिए आपको एनआरआई स्टेटस अचीव करना पड़ता है जो मिनिमम 1 साल लेता है। जब आपने वो अचीव कर लिया उसके लिए आपको उतने दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा, ये आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कितने दिन आपको वहाँ रहना है। कई लोग 1 साल में अचीव करते हैं, कई लोग 2 साल में, कई लोग 4 साल में अचीव कर पाते हैं। बट आप अगर दुबई में सपोज गए हो तो आप फिर वहाँ के अगर एनआरआई बन जाते हो तो आप वहाँ के लॉज के हिसाब से आप उधर के टैक्स रिजीम में आ जाओगे, जिसमें आपको इंडिया में टैक्स नहीं पे करना और वहाँ पे कोई टैक्स है नहीं। मुझे ये जो कंसेप्ट है यश, ये मुझे आज तक खुद नहीं समझ आया, मेरी इतनी उम्र हो गई, कि आज मैंने 24-25 में जो कमाया, हम्म मैं दुबई का सिटीजन बन गया, मैंने वहाँ पे टैक्स नहीं दिया हम्म और वो मेरा पैसा वहीं पड़ा है। हम्म 10 साल में वहाँ रहा, मैंने 1 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ कुछ पैसा वहाँ जोड़ लिया, प्रॉपर्टी ले ली, सब कर लिया, हम्म गाड़ी वाड़ी सब ले ली। अब मेरे को वतन की याद आई जब मैं हो गया 70 साल का और मैं अपने देश वापस आऊँगा, तो क्या मुझे उस सारे पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा? जो आप पैसा लेके आओगे, येस यू हैव टू पे टैक्सेस, बट टैक्स देना उसमें है ना? आपको बट उतना टैक्स नहीं देना होता क्योंकि इंडिया में भी एनआरआई एनआरओ अकाउंट्स आपके खुलते हैं। तो उसमें भी कुछ लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको वो टैक्स नहीं पे करना पड़ता जो एक नॉर्मल बंदे को पे करना पड़ता है। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आपकी वेल्थ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ से ऊपर है, तब तो एक आप साइजेबल क्वांटिटी ऑफ टैक्स बचा सकते हो। ये इसी लेकिन चीज़ पे आ 10 रहा एक था मैं। करोड़ के आसपास की अगर आपकी वेल्थ है, या 10, 15, 20, मैं कहता हूँ 25 करोड़ भी है, नहीं नहीं, तो इसमें एक फैक्टर है इसको मेजर करने का। जब आप दुबई जाते हो तो देन यू हैव टू पे अमाउंट टू लिव देयर, जो कि आपका यहाँ से एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ते हैं क्योंकि बढ़ते हैं। दुबई एक कॉस्टली जगह है रहने के लिए। अगर अब मैं इंडिया में रहता हूँ तो अगर मैं अपना एक बेसिक अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करता हूँ कि कोई भी एक एवरेज बंदा अगर सपोज यहाँ पे 10 लाख रुपए साल में उसका रहने का खर्चा है, रहने का और खाने पीने का, घूमने फिरने का छोड़ो, एक रहने का खाने पीने का अगर सपोज उसका यहाँ पे 10 लाख रुपए साल का खर्चा है तो वही दुबई में जाके 50 लाख रुपए का है, तो 5 टाइम्स होगा। क्योंकि मैं आपको हम्म क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम अभी नोएडा बैठे हैं और नोएडा से मुझे गुड़गांव जाना है, तो मैंने टैक्सी बुलाई, उबर ओला जो भी किया, और या ब्लू जो भी वॉटेवर, मैं यहाँ से 800 रुपये में गुड़गांव गुड़गांव पहुंचा। पहुँच गया। लेकिन मैं अगर दुबई में लोकल टैक्सी भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे 200-300 दिरहम रोज का टैक्सी का खर्चा है, तो वो तो पता लगा कि 5,000 रुपये 8 से 10,000 रुपये तो मेरा रोज का टैक्सी का खर्चा है। कम से कम है। लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको जाके आज बढ़ेगा मैं तो अगर फाइव इंडिया में टाइम्स हूँ, एक्सपेंस तो इंडिया होगा। में अगर मेरे को बहुत एवरेज खाना खाना है तो 100-200 रुपये में पर मील मैं खा सकता हूँ। राइट। अगर मैं बहुत लेविश नहीं खाता, या अगर मैं बहुत ठीक ठाक से रेस्टोरेंट में भी जाके खाता हूँ, तो 400-500 रुपये में मेरा एक अच्छी सब्जी और 3-4 रोटी आ जाती हैं एक आदमी के लिए। ठीक है। लेकिन अगर यही मैं दुबई चला जाता हूँ तो मेरा कम से कम भी नहीं तो 100-150 दिरहम एक बार में खाने का खर्चा मिनिमम आता है। मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये लगेगा। प्लस
मतलब जो मेन बात है कि आपके 5 टाइम एक्सपेंस होगा। अगर तो आप वो 40 लाख रुपए खर्च करके भी पैसा बचा पा रहे हो, जो आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पे सपोज अगर टैक्स पे 1 करोड़ रुपए कर रहा हूँ और वहां जाने की वजह से मैं 50 लाख रुपए एक्सपेंस पे करके भी 50 लाख रुपए बचा रहा हूँ, तो जो ठीक है आप जाओ। बट अब जैसे मेरी सिचुएशन है कि आई डोंट फील वर्थ इट कि मैं पैसा बचाऊं, मेरे को उसमें वर्थ नहीं नजर आती क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहना क्योंकि चाहता हूँ। मेरे को भी कुछ लोगों ने सलाह दी और मैं अपने सीए के साथ मैंने बैठ हम्म। के सिटिंग भी करी 2-3 बार। तो जितना हमारा आने जाने का खर्चा और पूरे साल में अगर मान लो मैंने 4 बार ट्रैवल किया, फिर मैंने जितने दिन वहाँ रहा वहाँ होटल में रहा या मैंने मकान किराए पे लिया, फिर मैं फैमिली से अलग रहा। फैमिली चलो मैंने अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर ली, लेकिन पेरेंट्स, रिश्तेदार, हमारा समाज, घर तो यही है। तो घर तो यही है, तो हम बार बार वापस आ रहे हैं। तो मैंने ये इवैल्यूएट किया कि मैं बचा तो क्या पाऊंगा मुश्किल से, लेकिन मेरा तो और ज़्यादा खर्च हो जाएगा आने जाने रहने खाने पीने में वहाँ। अगर कोई बंदा ऑन एन एवरेज साल का बहुत हेवी टैक्स पे कर रहा है, मतलब अगर उसको दुबई जाने से वो जो टैक्स बचा रहा है और उसको जो एक्सपेंस है उसमें वो पैसा बचा पा रहा है, तो वो जाए। अगर ऐसा है कि वो टैक्स ही 20-30 लाख 50 लाख पे कर रहा है, तो उसको जाने का कोई मतलब नहीं है कि वो वहां पे जाके इससे ज्यादा इवेंचुअली खर्च खर्च कर 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 देगा। जाएगा। उससे तो बेटर है घूमने चले जाओ, हाँ। एंजॉय कर लो एक जगह को, वो ज़्यादा बाकी अप्रोप्रिएट दूसरा है। रीजन ये भी रहता है कि किसी को एक चलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, उसको पैसों से फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से वो जा रहा है, वो एक्सपेंस करना चाहता है तो वो जाए, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर कोई टैक्स सेविंग की, जहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहा कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट कई लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, आई पर्सनली फील कि दिस शुड नॉट बी अ कंसर्न ऑन डे वन। क्योंकि पहले आप कमाना तो शुरू करो, लॉस पे तो टैक्स नहीं भर रहे हैं ना, प्रॉफिट भी भर रहे हो, तो पहले आप पूरे 1 साल प्रॉफिटेबल तो हो, उसके बाद इस क्वेश्चन को पूछना कि भाई ये साल मैंने पैसा कमाया है, अब इसके बारे में सोचता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों अभी मन तो बहुत है कि यश जी से और बहुत सारी चीज़ें समझी जाएं, और स्पेशली ये समझा जाए कि ये कॉइन को कैसे पकड़ते हैं, जो ये $100 का लेते हैं और वो $300 हो जाता है। इसके पीछे का क्या राज है ये हम समझना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको देखना पड़ेगा पार्ट 3। क्यों? क्योंकि अभी समय का अभाव है, इन्हें भी कहीं निकलना है और हमारे भी कुछ और पॉडकास्ट लाइंड अप हैं। तो आज के लिए दोस्तों क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की जो जानकारी है ये भी आप लोगों के लिए बड़ा वैल्यू और इंसाइट्स लाई होगी, और इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी आशा के साथ कि आप लोगों ने कुछ सीखा, और हमारी ये जो मुहिम है कि हम आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिससे कि आप लोग सेल्फ स्टैंड होके अपना पैसा कमाने लग जाएं और टिप्स और इन पे बहुत ज़्यादा आश्रित ना रहें, या किसी से सीखना, मतलब सीख तो आप लें, लेकिन किसी से पूछ पूछ के ट्रेड ना करना पड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यश जी का, जो कि गुड़गांव से हमारे स्टूडियो आए और इन्होंने हमें अपना अमूल्य टाइम दिया और हमारे साथ बहुत सारा ज्ञान साझा किया। धन्यवाद यश जी, थैंक आपका यू। आने का बहुत बहुत थैंक यू। और इस धन्यवाद के साथ मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों के क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट करिए। मैं और यश जी कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द जवाब दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो में वो कॉइन पकड़ें कि जो आप $10 पे लें और वो $500 हो जाए, या $5 पे लें और वो $50 हो जाए, क्योंकि यश जी, जैसा कि मैं इनको जानता हूँ कि ये आज से 4-5 साल पहले तक इनकी माली स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ही वाज़ ऑल्सो डूइंग ए जॉब, और फिर इन्होंने अपना व्यापार किया। लेकिन ये पिछले 4-5 साल से बहुत बड़े जो बने हैं, वो क्रिप्टो की वजह से बने हैं। तो दोस्तों जब इतने बड़े बने हैं तो कुछ तो ज्ञान है, और उस ज्ञान के लिए ही आप लोग लिखिए, और उस ज्ञान के लिए ही कमेंट करिए पार्ट 3। और अगला जो वो सेशन होगा इनके साथ, वो दोस्तों टेक्निकल होगा, ऑन स्क्रीन होगा, जहां हम इनको पकड़ लेंगे और इनको अच्छे अच्छे कॉइन्स कैसे ढूंढने हैं, या अच्छे टोकन्स और प्रोजेक्ट में पैसा कैसे लगाना है, वो समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।